नमस्कार दोस्तों, मैं इकबाल हसन टाइगर्स एजुकेशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि विद्युतिकी हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसके कुछ कंसेप्ट हमने सीखे कि ओम्स का लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, उसके आगे आज हम देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध किन किन प्रभाव से प्रभावित होता है, तापमान से होता है, उसकी क्वालिटी से होता है कि आपका मटेरियल अलग अलग रहेगा, मतलब प्रकृति उसकी किससे होता है, मतलब ठीक है। तो आपको याद रखना है कि तापमान से होता है, क्षेत्रफल पे होता है, लंबाई से होता है ना, किस पे डिपेंड करता है, उसका फॉर्मेट है आपको याद रखना है। जैसे कि R बराबर क्या दिया रहता है, क्या है, रजिस्टेंस किसके समानुपाती होता है, L/A के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यदि मैं हटा दूँ तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो L/A हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से रो पे डिपेंड करता है, L पे डिपेंड करता है, A पे, तापमान पे, पदार्थ की प्रकृति पे कि कैसा पदार्थ है उसके अनुसार आपका रहेगा। तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, ये आपको याद रखना है। घटेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे आप बोलोगे, क्या आएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध इसको किससे डिफाइन करते हैं आप, रो, इसे रो बोलते हैं। इस प्रकार का साइन रहता है जिसे रो बोलते हैं, ठीक है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, आप ध्यान रखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है आपका, रो बराबर यहाँ से यदि मैं निकालूंगा तो ये ए इधर आ जाएगा, RA/L। अब यहाँ समझना आप, ठीक है। देखिए R का क्या हो गया, R प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो यहाँ पे क्या आ गया, ओम मीटर। तो याद रखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। और प्रतिरोध का बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ ओम आएगा। याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आएगा चालक या चालकता जिसे हम बोलते हैं। देखिए प्रतिरोध पड़ा, उसी का उल्टा होता है चालकता, जिसे इंग्लिश में आप बोलेंगे क्या, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। तो चालकता नाम से समझ में आ रहा है कि पदार्थ की ऐसी प्रकृति जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाह होने देती है, ठीक है, वो चालकता कहलाती है, मतलब रोकने का कोई कारण नहीं है ना। तो इसकी डेफिनेशन एक बार सुनेंगे आप। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है। सुगमता मतलब कोई प्रतिरोध नहीं लाता, कोई रेजिस्टेंस नहीं, सुगमता, आसानी से वो क्या हो जाती है, उस पर प्रवाहित हो जाती है, क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। क्लियर रहेगी ये डेफिनेशन, याद रहेगी, लिख लेंगे इसे। किसी पदार्थ की चालकता उसके प्रतिरोधकता का व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी पदार्थ की जो चालकता होती है वो उसके प्रतिरोध, चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती, ऑब्वियस सी बात है, 1/, क्या हो जाएगी, प्रतिरोध, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, बस यही लाइन बोला गया है। प्रतिरोध मतलब रोकना, चालकता मतलब पास होना, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा, चालकता का मात्रक, तो मात्रक होगा 1/, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। इसे ही आप क्या बोलते हैं, महू बोलते हो, क्या बोलते हो, महू। ये याद रहेगा आपको। तो चालकता का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, मात्रक से ही आपका क्वेश्चन बनेगा या फिर डेफिनेशन बनेगी आपकी। क्लियर हो रही चीज़ें, तो वो याद रखेंगे आप, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे महो इनवर्स एक मात्रक, और सिमन भी इसे कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सिमन। ये याद रखना, थोड़ा नया सा है, सिमन, सिमन भी आप इसे ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है आपकी चालकता हो गई। इसके बाद होगी विशिष्ट चालकता, क्या हो जाएगी आपकी, विशिष्ट चालकता, जिसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, विशिष्ट चालकता। तो इसे देखेंगे, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा ही या विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो विशिष्ट चालकता को किससे डिफाइन करते हैं, इस प्रकार सिग्मा से डिफाइन करते हैं। तो विशिष्ट चालकता बराबर होता है 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम सिग्मा से डिफाइन करते हैं, अभी हमने देखा था विशिष्ट प्रतिरोध को किससे डिफाइन करते हैं, सिग्मा से। देखिए एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ आपको आ सकती है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका विशिष्ट चालकता बराबर हो गया 1/, विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा 1/,
ओम मीटर को दोनों को ऊपर ले आओगे तो ओम इनवर्स और मीटर का इनवर्स, ये होता है विशिष्ट चालकता का क्या मात्रक। क्लियर रहेगा, विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर का इनवर्स। ठीक है, याद रहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं प्रतिरोधों का समूहन आएगा। इसके बाद क्या आएगा, प्रतिरोधों का समूहन। चलिए देखते हैं यहाँ पे। प्रतिरोधों का समूहन प्रतिरोधों का समूहन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसे आप बोलेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है, याद रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये दो प्रकार का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। ठीक है, एक होता है श्रेणी क्रम सीरीज ऑर्डर जिसे हम बोलेंगे, और एक होता है समानांतर क्रम। तो हम इसे देखेंगे पहले कि श्रेणी क्रम क्या होगा। श्रेणी क्रम क्या होगा, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सीरीज, याद रखेंगे। तो प्रतिरोधों को जब आप क्या करते हैं, यही क्रम में आगे देखिए, प्रतिरोधों को सीरीज पे जमाना, एक लाइन एक, जैसे कि देखिएगा आप कैसे जमाएंगे इसको, यहाँ देखेंगे। इस प्रकार से रहता है, ये सीरीज हो गई एक लाइन से। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि मैं बोलूँ तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार से दिया रहे सीरीज क्रम में, तो आपको किस प्रकार से आपसे बोलेगा कि फाइनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। बस इतना सा ध्यान रखना है, ये हो जाएगा आपका। क्लियर है, यदि आपके रेजिस्टेंस सीरीज में, देखिए न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट पूछेगा तो आपके रेजिस्टेंस सीरीज में दिए रहेंगे और आपसे पूछेगा कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आपको क्या कर देना, दोनों रेजिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ देंगे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो इसे याद रखना, यही क्रम आगे चलता जाता है। इसमें धारा समान तथा वोल्टेज भिन्न भिन्न होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, धारा कैसी होती है इसमें, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, धारा समान लेकिन वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, याद रहेगा। इसमें धारा समान रहेगी लेकिन वोल्टेज भिन्न भिन्न होगा। ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है, ये ओम के नियम के अनुसार होता है। किसके अकॉर्डिंग चलता है, ये ओम के नियम के। ठीक है, अब इसके बाद आता है समांतर क्रम। ये देख लेते हैं हम यहाँ पे, समानांतर या समांतर क्रम, पैरेलल ऑर्डर। ठीक है, समांतर क्रम क्या होता है, इसका किस प्रकार से बनेगा, ये देखेंगे अब हम यहाँ पे। इस प्रकार से जो क्रम रहता है, ये क्रम क्या कहलाता है, समांतर, एक के नीचे एक। यदि इस प्रकार से ऑर्डर में आपको रेजिस्टेंस देंगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1/R बराबर आएगा 1/R1 प्लस 1/R2। क्या आएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसे आगे आप सॉल्व करेंगे तो जब जो जोड़ेंगे तो ये क्या जाएगा, R2 R1, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2/R1 R2। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे और 1/R बोल रहा है तो R बराबर हो जाएगा R1 R2 के अपॉन R1 प्लस R2। ये बहुत आसान है, इजी है, बन जाएगा आपसे। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, एलसीएम लिया दोनों का, R1 R2, इसका गुणा इस पे करा, इसका गुणा इस पे करा और दोनों का नीचे गुणा कर दिया, या फिर ऐसा समझ लें। ठीक है, तो इस प्रकार से जमा लिया आपने, ये R का मान आ गया क्या, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इस प्रकार से आपको यदि न्यूमेरिकल देगा तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा। इसमें वोल्टेज समान तथा विद्युत धारा भिन्न भिन्न होगी। इसमें क्या होता है, आपका वोल्टेज समान रहेगा। ठीक है, वोल्टेज समान तथा
धारा मतलब धारा क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है, धारा क्या हो जाएगी, भिन्न भिन्न हो जाएगी, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, इस पर समान रहेगा। क्लियर हो रही चीज़ें, आपको समझ में आया। ठीक है, तो याद रखेंगे आपके जो रेजिस्टेंस हो या प्रतिरोधों का जो समूहन रहता है वो दो प्रकार का होता है, एक सीरीज़ में होता है और एक समांतर क्रम में होता है। सीरीज़ वाला मतलब श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में देखा आपने, उनको क्या करा, डायरेक्ट जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन जो समांतर क्रम रहेगा वो 1/2 में आपको लेकर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो इसको आप रिपीट करेंगे, करके देखेंगे प्रैक्टिस बार बार, तो आपसे ये बनने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसी पे आता है आपका शक्ति, जिसे आप क्या बोलते हैं, पावर। एक हमने कार्य ऊर्जा शक्ति में पढ़ा था, वो अलग था, और यहाँ इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट में थोड़ा सा अलग रहेगा। एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। याद रखेंगे, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को शक्ति कहते हैं। क्लियर, याद रहेगा, एकांक समय में खर्च की गई ऊर्जा को ही शक्ति कहते हैं। शक्ति मतलब P बराबर होता है VI। क्या होता है, VI, वोल्टेज इनटू विद्युत धारा। ठीक है, आपको पता है, यहाँ से आपने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम से आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, आपको पता है V बराबर होता है IR। क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ से यदि मैं बोलूँ तो P बराबर हो जाएगा, V का मान रख दूँ IR इंटू I गुणा हो जाएगा तो I² इंटू R हो जाएगा। यहीं से यदि मैं बात करूं तो I का मान आ जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। तो यहाँ पे यदि मैं मान रख दूं कि I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, तो हो जाएगा V² इंटू R से R कट गया, तो ये हो जाएगा V²/R। तो आपको याद रखना है बराबर P बराबर V²/R भी होता है, P बराबर VI भी होता है, P बराबर I²R भी होता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स में आपको 2 चीज़ें दी रहेंगी, कोई तीसरी चीज़ आपको पूछने के लिए आ सकती है। याद रहेगा आपको, तो आपको ये लिख लेना है और ध्यान में रखना है कि P बराबर VI होता है, P बराबर I²R होता है, P बराबर V²/R भी होता है। क्लियर रहेंगी। चलिए, ये चीज़ें हो गई आपकी। इसके बाद आता है आपका धारिता। तो धारिता क्या होती है, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा होती है। बस इतना सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, बस उसे लिख लीजिएगा, बस इतना सफिशिएंट है। धारिता जिसे कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कोई भी चीज़ छूटे ना, तो अपन भले शॉर्ट में उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। कैपेसिटी, ठीक है, याद रहेगा, कैपेसिटी। किसी चालक की धारिता या कैपेसिटी उस चालक में विभव को एकांत से एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से, मतलब एकांक से बढ़ाने के लिए आवश्यक जो आवेश होता है वही कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से, किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक से बढ़ाने के लिए जो आवश्यक आवेश की ज़रूरत पड़ती है वही आपकी कैपेसिटी या धारा कहलाती है, आवेश धारिता कहलाती है। ठीक है, किसी चालक को Q आवेश देने से उसका विभव V बढ़ जाता है, तो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी C बराबर हो जाता है Q/V। ठीक है, इस प्रकार से याद रखेंगे, कैपेसिटी होता है Q/V। Q मतलब आवेश, V मतलब क्या है, वोल्ट। ठीक है, यह एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। यह एक कैसी राशि है, ये भी याद रखेंगे, धारिता एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक C वोल्ट इन्वर्स होता है, C वोल्ट इन्वर्स होता है। C वोल्ट, C मतलब कूलाम, Q से, और V का वोल्ट इन्वर्स। ठीक है, तो C वोल्ट इन्वर्स होता है, कूलाम वोल्ट इन्वर्स होता है। इसका ये SI मात्रक है। व्यवहारिक मात्रक भी देख लीजिए, व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, इसका व्यवहारिक मात्रक होता है माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड बराबर होता है 10⁻6 फैराड। ये याद रखना है, ये आंकड़े जो लिखवा रहा हूँ ये फालतू नहीं है, सब इंपॉर्टेंट पार्ट लिखवा रहा हूँ मैं आपको सिर्फ। ठीक है, एकदम पूरा आपको पूरा याद रखना, इसमें से कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा ही मात्रक कूलाम वोल्ट एम इनवर्स। व्यवहारिक मात्रक माइक्रोफैराडे, 1 माइक्रोफैराडे बराबर 10⁻6 फैराडे होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे आगे। गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने से धारिता बढ़ती है। याद रहेगा,
गोलाकार यदि कोई चालक है, यदि उसकी त्रिज्या बढ़ा दोगे तो उसकी धारिता बढ़ती है, इतना सा याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है, और घटाने से घटती है। ठीक है, घटाने से क्या होती है, घटती है। पृथ्वी की धारिता आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देख लें, पृथ्वी की धारिता आपको दिया हुआ है। तो पृथ्वी की धारिता कितनी दी है आपको, 711 माइक्रोफैराडे होती है। पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, 711 माइक्रोफैराडे होती है। क्लियर, ये याद रखना आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसे देख लेते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका टॉपिक आता है संधारित्र। क्या आता है, संधारित्र क्या होता है, ये देखेंगे यहाँ पे। संधारित्र है ये। ठीक है, ये इंग्लिश में से बोलते हैं कैपेसिटर। संधारित्र को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैपेसिटर। चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देखेंगे। यह एक ऐसी व्यवस्था या ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेश की उपर्युक्त जितनी भी मात्रा, आवेश की उपर्युक्त मात्रा को एकत्रित किया जाता है, कुल आवेश को एकत्रित किया जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं। यह सब आप देखेंगे ट्रांसफार्मर में सभी का यूज़ होता है। संधारित्र क्या होता है, ठीक है। तो संधारित्र जो रहता है वो एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। एसी तथा डीसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट और डीसी करंट, है ना। ये क्या होता है, एसी तथा डीसी दोनों पे वर्क करता है। याद रहेगा, आपसे पूछा जाएगा संधारित्र किस पे वर्क करता है, तो आपको याद रखना है डीसी और एसी दोनों पर करता है। यह डीसी को रोकता है तथा एसी को प्रभावित करता है। डीसी करंट यदि आती है तो उसे रोक लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है। फिर उसको क्या करता है, एसी करंट यदि आती है तो उसे क्या कर देता है, पास कर देता है। याद रहेगा, संधारित्र डीसी को रोकता है और एसी को पास करता है। याद रहेगा, डीसी को रोकता है और एसी को पास कर देता है। ठीक है, एसी को क्या कर देता है, पास कर देता है। याद रखना आपको। तो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी। एक होती है दिष्ट धारा, जिसे आप क्या बोलते हैं, विद्युत धारा दिष्ट धारा, या फिर डायरेक्ट करंट जिसे आप बोलते हैं डीसी। दिष्ट धारा भी बोलते हैं इसे, दिष्ट धारा। ठीक है, दो प्रकार की होती है। तो पहली हो गई आपकी डायरेक्ट करंट डीसी, जिसे आप दिष्ट धारा कहते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत बना रहता है, दिष्ट धारा कहलाती है। जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे वह डायरेक्ट करंट, और जिसमें धारा और दिशा का मान चेंज होता रहे वह अल्टरनेट करंट होगी। ठीक है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान एक नियत रूप से परिवर्तित होता है तो वो अल्टरनेट करंट कहलाएगी, और नियत बना रहता है वो डायरेक्ट करंट कहलाएगी। क्लियर रहेगा, दोनों पे अंतर लिख लेंगे डेफिनेशन। डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा क्या होती है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा का मान नियत रहे, दिष्ट धारा कहलाएगा, और जिसमें परिवर्तित होगा वो क्या कहलाएगा आपका, अल्टरनेट करंट या फिर प्रत्यावर्ती करंट जिसे हिंदी में बोलेंगे वो कहलाएगा। उदाहरण देख लेना आप। डायरेक्ट करंट के उदाहरण हो जाएंगे आपके सेल, डायरेक्ट करंट से चलता है, बैटरी, सेल, बैटरी, जनरेटर। ठीक है, ये सब डायरेक्ट करंट से चलते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर होता है, उपयोग देख लें आप। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है, आर्क वेल्डिंग में होता है, आर्क वेल्डिंग, और बैटरी को चार्ज करने में होता है, बैटरी चार्ज करने में होता है। याद रहेगा, इलेक्ट्रिक उपकरणों के प्रचलन में इत्यादि। ठीक है, याद रहेगा, इतना सा याद रखना है। ठीक है, अल्टरनेट करंट। ठीक है, एसी करंट क्या होता है, एसी करंट, अल्टरनेट इसे ही बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, अल्टरनेट करंट। तो इसमें क्या होता है, ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा और दिशा एक नियमित रूप से परिवर्तित होते हैं। याद रहेगा, ये अल्टरनेट करंट कहलाते हैं। घरेलू उपयोग में होता है इनका उपयोग घर में होता है। घरेलू उपयोग घर में जो लाइट आती है वो अल्टरनेट करंट आती है। याद रहेगा, है ना। नॉलेज के हिसाब से भी आपको याद रखना है कि घर पे कौन सी लाइट आती है, अल्टरनेट, डायरेक्ट नहीं आती। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र हो जाते हैं आपके, औद्योगिक क्षेत्र, ये सब इस पे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है, याद रहेगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम इसी पे कंसेप्ट आगे आता है आपका ऊष्मी प्रसार, धारा का ऊष्मी प्रसार। धारा का ऊष्मी प्रसार का क्या मतलब है, आप देखना यहाँ पे, जो आप पानी गर्म करने के लिए जो रॉड यूज़ करते हैं वो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, आप प्लग लगाते हैं और डायरेक्ट वो क्या होने लगता है, ऊष्मी प्रसार होने लगता है उसमें, और वह क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से आपका प्रेस जिसे आयरन कहते हैं वो वर्क करता है। प्रेस में भी क्या होता है, आप प्लग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक प्रभावित करते हैं, और वो विद्युत धारा किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी किस पे कन्वर्ट हो जाती है, आपकी ऊष्मा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपको सोचना है कि उसमें करंट क्यों नहीं आता,
क्या ऐसा यूज़ करते हो आपके करंट ना आए। तो हेडिंग रहेगी आपकी विद्युत धारा के प्रभाव में, तो ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या हो जाएगा। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। सीधा सीधा सा बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। इस प्रभाव के अनुसार जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन है ना, क्लियर हो गया। इसकी खोज किसने की थी, यह ध्यान रखेंगे। इसकी खोज की थी किसने, जूल नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसका फॉर्म होता है एच बराबर हीट बराबर होता है, हीट है, एच मतलब क्या है, हीट, ऊष्मा, ऊष्मा बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। आदि न्यूमेरिकल्स भी आपको आता है तो आपसे इससे बन जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसकी खोज जूल ने की थी, इसे जूल का प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं, उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। यदि मैं बात करूं तो उपकरण कौन कौन से हो जाएंगे, आपका विद्युत प्रेस हो जाएगा, विद्युत प्रेस, हीटर, बल्ब, ये सब क्या है, इसके उपकरण है। तो अब यार साइड हेडिंग डालेंगे विद्युत प्रेस कैसे वर्क करता है ये देखेंगे अब हम यहाँ पे। आयरन जो आप बोलते हैं, ठीक है, विद्युत प्रेस कैसे वर्क करता है चलिए देखेंगे। तो इसमें अभ्रक की एक प्लेट लगी रहती है, क्या रहती है, अभ्रक, एक धातु होती है। अभ्रक की क्या होती है, एक प्लेट होती है जो विद्युत का क्या होती है, कुचालक, विद्युत का क्या होती है, कुचालक। कुचालक मतलब देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक कुचालक होती है और एक सुचालक होता है। ठीक है, तो सुचालक नहीं, क्या आएगा, कुचालक। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाए वो सुचालक, जिसमें ना होए वो कुचालक, याद रहेगा। तो आपको याद रखना है विद्युत प्रेस में क्या होता है, एक अभ्रक की प्लेट यूज होती है जो कि पूरी तरीके से विद्युत का कुचालक होती है, जो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट को हाथ पे अपने नहीं आने देती। ठीक है, कुचालक। वह ऊष्मा का सुचालक होती है, ऊष्मा के लिए सुचालक है ये, ऊष्मा के लिए क्या है ये, सुचालक है। तो ऊष्मा का प्रवाह करती, तभी तो आप प्रेस कर पाते हैं, तभी तो आपके कपड़े ठीक हो पाते हैं। ठीक है, अब याद रखेंगे इस पे, जिस पर याद रखेंगे नाइक्रोम मतलब निकिल प्लस क्रोमियम। नाइक्रोम की एक धातु रहती है, नाइक्रोम की एक कुंडली होती है, जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है। ठीक है, जो नीचे जो प्लेट लगी रहती है वो किसकी कुंडली बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है, याद रखेंगे नाइक्रोम की, किसकी, नाइक्रोम की बनी होती है, निकिल प्लस क्रोमियम। नाइक्रोम की एक कुंडली बनी होती है जिसपे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से वो क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है और उस पर क्या आ जाती है, हीट आ जाती है। क्लियर रहेगा, हीट कैसे आ रही है आपकी, नाइक्रोम के कारण। नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है, याद रखेंगे नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है, क्या होता है, उच्च होता है। याद रहेगा आपको, प्रतिरोधकता और गलनांक क्या होते हैं, इसके उच्च होते हैं। याद रहेगा आपको, याद रखना है नाइक्रोम किस किस से मिलकर बना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्यों यूज होता है, विद्युत का सुचालक होता है कि कुचालक, तो नाइक्रोम विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का सुचालक। याद रहेगा, दोनों लिख लेना आप बाकायदा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं बता रहा हूँ आपको, तो आपको याद रखना ये चीज़ें। ठीक है, तो ध्यान रहेगा आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं नाइक्रोम का प्रतिरोधकता और गलनांक उच्च होता है। चलिए ये भी चीज़ हो गई आपकी। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका हीटर। क्या आता है इसके बाद, हीटर। तो हीटर का कंसेप्ट देख लिया यहाँ पे, चलिए यहीं पे देख लेते हैं हीटर। तो हीटर का क्या कंसेप्ट है आपका, देखिए इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट का, देखिए हीटर तो सभी ने देखा, मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ और समझा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, इसमें चीनी मिट्टी का एक प्लेट लगा होता है जो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ना तो वो गर्म होता है ना तो उस पर करंट आता है। ऊष्मा और विद्युत दोनों का ही क्या होता है, कुचालक होता है। क्या, चीनी मिट्टी का प्लेट। याद रहेगा, चीनी मिट्टी का प्लेट जो होता है वो दोनों का ही क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है भैया, आगे देखें। इस प्लेट पर नाइक्रोम की बनी हुई मिश्र धातु की एक कुंडली रहे। अब जो रिंग टाइप जो बनी रहती हैं, आपने हीटर देखा होगा ध्यान से, तो वो किसकी बनी होती हैं, वो नाइक्रोम की ही बनी होती हैं, नाइक्रोम की ही बनी होती हैं। नाइक्रोम मतलब निकिल प्लस क्रोमियम। निकिल प्लस क्रोमियम का वर्क क्या होता है, यह विद्युत का तो कुचालक, मतलब विद्युत को प्रवाहित, इलेक्ट्रिक करंट को प्रभावित तो नहीं होने देती, लेकिन ऊष्मा को प्रभावित होती है, ऊष्मा को प्रभावित होने देती है। तो ऊष्मा का ये क्या होती है, सुचालक, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का
कुचालक होती है। तो याद रहेगा, बस यही वर्किंग रहती है इस पर। तो आपको याद रहेगा किसकी कुंडली यूज़ होती है हीटर में, तो आप याद रखेंगे हीटर की, नाइक्रोम की होती है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आता है आपका बल्ब। बल्ब जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या वर्किंग है। तो वर्ग में एक कांच का बर्तन टाइप बना होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, फिलामेंट यूज़ करते हो, जो कि आप किसका यूज़ करते हो, टंगस्टन का फिलामेंट यूज़ करते हो। क्यों यूज़ करते हो, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो गलनांक ज़्यादा होता है। गलनांक मतलब गलता नहीं है, गलनांक इसका कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है। और जबकि अंदर का ताप जो होता है वो लगभग आपका 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक बस होता है। जबकि हमको इतने तक, हम इसको क्या कर सकते हैं, उसको झेल सकता है। टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है वो इतना आपको क्या कर सकता है, इतना तापमान पे ही गलना शुरू होगा। बाकी इससे पहले यदि आप करते हैं तो इससे गलना नहीं शुरू होगा, वो उसको क्या करेगा, उसको स्टेबल करके रखा रहेगा। ठीक है, तो ये वर्किंग होती है एक प्रकार से। तो एक बार मैं पढ़ के दिखा देता हूँ आपको। इसमें कांच का बना बर्तन होता है जिसमें टंगस्टन का धातु एक फिलामेंट यूज़ होता है। याद है, लिख लेंगे इसे। इस तंतु का गलनांक एवं प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है इसका, गलनांक और प्रतिरोध भी क्या होता है, उच्च होता है। प्रतिरोध मतलब करंट को नहीं आने देता। प्रतिरोध भी क्या होता है इसका, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है, याद रहेगा। ठीक है, प्रतिरोध भी क्या होता है इसका, उच्च होता है। ठीक है, अब आगे आ जाता है क्या, तापमान, है ना। परंतु यह उच्च तापमान ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए पहले बल्ब में निर्वात रखा जाता था, परंतु निर्वात में ऊष्मा का संचरण संबंध द्वारा नहीं हो पाता। ठीक है, होता क्या था, पहले के जो बल्ब होते थे उसमें अंदर निर्वात की कंडीशन रखी जाती थी। जो बल्ब होते थे उसमें क्या होती थी, कंडीशन आपकी निर्वात की रखी जाती थी। निर्वात का मतलब होता है ना तो अंदर कोई भी गैस नहीं होती थी, एकदम खाली, ना वायुमंडल कुछ भी, ना वायु ना एयर ना कुछ, निर्वात की कंडीशन होती थी। यही कारण होता था कि जब आपका जो फिलामेंट रहता था वो क्या हो जाता था, पिघलकर वाष्पीकृत हो जाता था। तो जिसके कारण क्या होता था, आप ध्यान देना, जिसके कारण क्या होता था, टंगस्टन ऑक्सीकृत होता था, जिसके कारण कभी कभी देखना बल्ब काले पड़ जाते थे। आपके देखे होगा, ध्यान दिया होगा आपने, क्या क्यों होता था, क्योंकि टंगस्टन क्या होता था, ऑक्सीकृत हो जाता था। ठीक है, और क्या होता था, जब आपका कोई माध्यम नहीं रहेगा, हमने देखिए पढ़ा है ऊष्मा का जो संचरण होता है, ऊष्मा का जो विस्तार होता है वो माध्यम के थ्रू होता है। कौन कौन सा, चालन होता है ठोसों में, संवहन होता है द्रवों और गैसों में। अब इस पर चालन तो हो रहा होगा, ठीक है, चालन तो हो रहा होगा, लेकिन क्या इस पर संवहन हो रहा होगा, संवहन के लिए माध्यम चाहिए आपको एयर का, एयर अंदर तो एयर है ही नहीं, संवहन नहीं हो पाता था। क्या नहीं हो पाता था, संवहन नहीं हो पाता था। याद रहेगा, संवहन क्या हो पाता था, नहीं हो पाता था, जिसके कारण क्या होता था, कम लाइट पहुंचती थी। विकिरण हो रहा है, सबसे प्राथमिक तो विकिरण, दूसरा संवहन, और अंतिम रूप से चालन होना चाहिए कायदे से। यही होती है इसमें, ये प्रोसेस लिखेंगे। प्राथमिक रूप पूछा जाएगा आपसे कि बल्ब में प्राथमिक रूप से कौन सी ऊर्जा, किस माध्यम से किस माध्यम से ऊष्मा का प्रवाह होता है प्राथमिक रूप से, तो याद रखेंगे प्राथमिक विकिरण के थ्रू होता है। इसके थ्रू विकिरण, दूसरा संवहन, तीसरा चालन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या करें आपने, उसके बाद आपने देखा कि संवहन तो नहीं होता था क्योंकि इस पर वैक्यूम था, मतलब निर्वात था, लेकिन फिर बाद में आपने इस पर कौन सी गैस यूज़ करने लगा, इसके अंदर नियोन और ऑर्गन, नाइट्रोजन और आर्गन आपने गैस यूज करा। कौन सी, नाइट्रोजन और आर्गन आपने क्या करा, यूज़ करा, जिसके कारण क्या होने लगा, इस पर संवहन की भी क्रिया होने लगी और हमको ज़्यादा प्रकाश मिलने लगा। ठीक है, इस याद रहेंगे, इस समस्या को दूर हो गई आपको। तो बल्ब फूटने पर आवाज़ अब आती है क्योंकि बाहर से अंदर की ओर हवा जाती है ना, इसलिए आवाज़ आती थी। ठीक है, बल्ब फूटते तो आवाज़ आती है। तो बस इतना सा कंसेप्ट था आपका, ये लगभग ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से ये वाला पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे इस पे चुंबकीय प्रभाव क्या